नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। नेशनल हेराल्ड घोटाले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे और दूसरे जो लोग हैं इसमें शामिल, उनके खिलाफ ईडी ने चार्जशीट फाइल कर दी। चार्जशीट जो है उसको स्वीकार कर लिया है अदालत ने। अब इस पर सुनवाई जो है 25 अप्रैल को अगली होगी। अब पहले तो जान लीजिए कि ये पूरा घोटाला क्या है। आपको मालूम है कि एजेएल नाम की कंपनी, एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड नाम की कंपनी बनी थी 1938 में, जवाहरलाल नेहरू ने बनाई थी। कांग्रेस पार्टी का मुखपत्र नेशनल हेराल्ड, कौमी आवाज़ और नवजीवन, ये 3 अखबार निकालने के लिए आज़ादी के आंदोलन के दौरान लोगों के चंदे से ये अखबार चलता रहा। उसके बाद जो है धीरे धीरे ये अखबार अपनी मौत मरने लगा, लेकिन इसके पास अचल संपत्तियां बहुत थीं और इस पर नज़र थी सोनिया गांधी और राहुल गांधी की। तो इस संपत्ति को हड़पने की साजिश रची गई। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ईडी की चार्जशीट कह रही है। साजिश रची गई और उसके बाद इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई। इन संपत्तियों का इस्तेमाल करके अब आप कल्पना कीजिए कि ये कैसे हो सकता है कि एक कंपनी जो सिर्फ 50 लाख देती, और एजेएल के बाद एक नई कंपनी बनाई गई 2010 में, यंग इंडियन नाम की, और उससे पहले एजेएल को कांग्रेस पार्टी किश्तों में कुल मिलाकर 90 करोड़ का कर्ज दे चुकी थी। कोई पॉलिटिकल पार्टी ब्याज पर पैसा नहीं दे सकती, कांग्रेस पार्टी ने दिया। कायदे से केवल इसी आधार पर, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के मुताबिक इसी आधार पर कांग्रेस की मान्यता राजनीतिक दल के रूप में रद्द हो जानी चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब ये मामला जो है पहले शुरू किया सुब्रमण्यम स्वामी ने, उन्होंने केस दायर किया और उसके बाद फिर जो है इसमें ईडी की एंट्री हुई। तो 13 दिसंबर 2010 में राहुल गांधी को यंग इंडियन का डायरेक्टर बना दिया गया। ये नई कंपनी बनाई गई और इसको कहा गया कि ये नो प्रॉफिट कंपनी है। इनकम टैक्स का कहना है, सुप्रीम कोर्ट में इनकम टैक्स ने कहा है कि ये नो प्रॉफिट कंपनी होने के जो मानक है उनको पूरा नहीं करती। एक बात, कंपनी बनाई और कहा कि ये नो प्रॉफिट कंपनी है, लेकिन नो प्रॉफिट कंपनी को जो सहूलियत मिलती है, छूट मिलती है, उसके लिए कभी आवेदन नहीं किया कांग्रेस पार्टी या यंग इंडियन के डायरेक्टर्स ने। अब ये यंग इंडियन कंपनी बनी तो इसमें डायरेक्टर कौन बने? मैंने बताया 13 दिसंबर 2010 को राहुल गांधी, 22 जनवरी 2011 को सोनिया गांधी। शेयर होल्डर्स का सुन लीजिए, 38%, 38% शेयर राहुल गांधी के और 38% सोनिया गांधी के, बाकी बचते हैं 24% शेयर। उसमें 12% शेयर गया ऑस्कर फर्नांडिस को और 12% मोतीलाल वोरा को। अब ये दोनों इस दुनिया में नहीं है। जब मामला शुरू हुआ, जांच शुरू हुई, तो पता चला कि 50 लाख रुपए देकर 90 करोड़ का जो कर्ज था कांग्रेस पार्टी का, उसको माफ कर दिया गया। अब दुनिया में इस तरह का कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा कि 50 लाख देकर 90 करोड़ का कर्ज माफ कर दिया गया। और ये भी मैंने बताया था, और ये मैंने नहीं बताया था बल्कि ईडी का दावा है कि ये 50 लाख रुपए भी दरअसल वास्तव में आए नहीं। ये कोलकाता का एक हवाला ऑपरेटर है जो डेटा एंट्री करता है, दिखाता है अपने खातों में कि यहाँ पैसा आया, यहाँ गया। उसके खातों को जब पकड़ा गया किसी और मामले में, तो उसमें आया कि इसमें डेटा एंट्री में ये 50 लाख रुपए है। तो 50 लाख रुपए वास्तव में आए नहीं। अब बात केवल 90 करोड़ की नहीं है। ईडी का कहना, उस समय कहना था कि 2000 करोड़ की अचल संपत्तियां हैं नेशनल हेराल्ड की, या कहिए कि जो है एजेएल की, जो उसको चलाती थी कंपनी उसकी। उसका पूरा शेयर 99% शेयर होल्डिंग जो है, उसके शेयर ट्रांसफ़र कर दिए गए यंग इंडिया को। यानी हर्रे लगे न फिटकिरी रंग चोखा, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के हज़ारों करोड़ की संपत्ति के मालिक बन गए सोनिया गांधी और राहुल गांधी। अब जब इसकी जांच शुरू हो रही है तो कहा जा रहा है कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। तो 2 चीज़ें हुई, एक तो सुप्रीम कोर्ट गए कि ये जांच रोक देनी चाहिए, हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई आधार नहीं है हमारे पास इस जांच को रोकने का।
तो जो जांच चल रही है वो चलती रहेगी। पॉलिटिकल वेंडेटा के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट का पहले से एक जजमेंट है भजन लाल के मामले में। भजन लाल के खिलाफ केस चला तो उन्होंने भी कहा ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। तब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि पॉलिटिकल वेंडेटा के आरोप के आधार पर किसी आपराधिक मामले की, भ्रष्टाचार के मामले की जांच को रोका नहीं जा सकता है। तो जांच रुकी नहीं, जांच चल रही है। लगभग 700 करोड़ की संपत्तियों को ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, अटैच कर चुका है। अब इनकी नीलामी होगी। इन संपत्तियों को किराए पर देकर पैसा वसूला जा रहा था। उसके जरिए 2 कंपनियां बनाई गई जिनमें इन संपत्तियों से जो आय होती थी वो जाती थी, और उन दोनों कंपनियों के मालिक सोनिया गांधी और राहुल गांधी है। अब आप खेल देखिए, इस तरह पैसे को घुमाने का खेल जो है, संपत्तियों का इस तरह का इस्तेमाल, राहुल गांधी को कायदे से इस देश का वित्त मंत्री हो जाना चाहिए था। ये देश बड़ा अमीर हो जाता है कि बिना कुछ दिए आप, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के हजारों करोड़ की संपत्ति के मालिक बन जाएं। अब ईडी का कहना है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। इसमें जो है, अब जो संपत्तियों की जो कीमत आंकी है ईडी ने, वो लगभग 5,000 करोड़ रुपए है। तो आप घोटाले का कितना बड़ा पैमाना है उसका अंदाज़ा लगाइए। अब ये जो मामला है, ईडी अगर अपने आरोप जो उसने लगाए हैं वो साबित कर देती है तो 7-7 साल की सज़ा होगी। अब आप देखिए कि कहा यह जा रहा है कि भाई मामला 2015 में आया सामने, जांच शुरू हुई, 10 साल लग गए, जांच में इतना समय क्यों लगा? तो ईडी ने जांच की पहली एफआईआर, जो ईसीआईआर कहलाती है ईडी के मामले में, वो दायर की 2021 में। तो कुल मिलाकर 4 साल लगा है। कायदे से अगर देखिए तो 4 साल से भी कम, लेकिन 4 साल मान लीजिए, 4 साल लगा है ईडी को इस मामले की पूरी जांच करने के लिए। अब जांच पूरी हो गई है, अब ईडी को कुछ जांच नहीं करनी है। जब इन दोनों से पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया था, तब सड़क पर कांग्रेसी उतर आए थे और सड़क पर बड़ा हंगामा हुआ था कि बड़ा जो है वेंडेटा हो रहा है। जब इनकी पेशी हुई थी पटियाला हाउस कोर्ट में, तब भी जो है जुलूस की शक्ल में गए थे, बड़ा हंगामा किया था, पूरे देश भर में प्रदर्शन किया गया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं, क्योंकि कानूनी रूप से ये मामला इतना स्पष्ट है। जितने भी कानून के जानकार हैं जो कांग्रेस समर्थक नहीं हैं, उन सब का कहना है कि ये ओपन एंड शट केस है, इसमें कुछ ज़्यादा है ही नहीं, सज़ा होना तो तय है। सवाल यह है कि समय कितना लगेगा। 25 तारीख की सुनवाई के बाद क्या स्थिति बनेगी? चार्जशीट की कॉग्निजेंस जब कोर्ट लेगी तो मुकदमा शुरू होगा, फिर दोनों तरफ के वकील जो है बहस करेंगे, उसके बाद अदालत फैसला सुनाएगी। इसमें जितना भी समय लगे। अब कुछ लोगों का कहना है कि पीएमएलए का जो सेक्शन 19 है वो कहता है कि पीएमएलए का आरोप लगता है, यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है इनकी? एक तो इनको ज़मानत मिली हुई है पटियाला हाउस कोर्ट से, फिर सुप्रीम कोर्ट से भी। तो बात इसकी नहीं है कि गिरफ्तारी हो रही है या नहीं, सवाल आखिर में ये आएगा कि सज़ा होगी कि नहीं। और ये सज़ा होगी कि नहीं ये निर्भर करेगा कि ईडी ने कितना पुख्ता केस तैयार किया है। जो ओपन एंड शट केस है, मतलब सब कुछ कागज़ पर है। कोई भी कंपनी का अधिग्रहण दूसरी कंपनी करती है तो जिस कंपनी का अधिग्रहण हो रहा है उसके शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, शेयर होल्डर्स तय करते हैं। यहाँ शेयर होल्डर्स की कोई मीटिंग नहीं हुई। शेयर होल्डर्स की संख्या 5,500-6 हज़ार से घटते घटते अब 700 कुछ पर आ गई है। ये शेयर होल्डर कहाँ चले गए किसी को मालूम नहीं। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि शांति भूषण ने बयान दिया था कि भाई मैं भी इसका शेयर होल्डर था, मेरा शेयर राहुल गांधी के नाम से कैसे ट्रांसफ़र हो गया, यंग इंडिया में कैसे चला गया, मुझसे तो कभी पूछा नहीं गया, मेरी सहमति ली नहीं गई, मैंने कोई कंसर्न दी नहीं। तो ऐसे जो हज़ारों शेयर होल्डर थे उन सब के साथ ऐसा हुआ है। तो आप देखिए कितने बड़े घोटाले की साजिश रची। देश पर जो परिवार पिछले 50-55 साल से राज कर रहा है, जो सत्ता का सुख भोग रहा था,
हर तरह की सुख सुविधा उपलब्ध थी। इतने घोटाले हुए इस सरकार के दौरान, और केवल 10 साल की बात कर रहा हूँ, उससे पहले की नहीं, 2004 से 2014, फिर भी जो है पैसे की भूख खत्म नहीं हुई। 2004 में सरकार बनी थी यूपीए की, 2010 में लगा कि नेशनल हेराल्ड की अरे इतनी कीमती संपत्ति, इस पर कब्जा कर लो, तो ज़्यादातर को जो है कॉमर्शियली किराए पर दिया गया है, उसका किराया आता है, उसको फिर अलग इन्वेस्ट किया जाता है। तो ये कुल पैसे को घुमाने का मामला था। फिर इसको पहले मुद्दा क्या बनाया गया कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है, हम तो नेशनल हेराल्ड अखबार को पुनर्जीवित करना चाहते थे। ठीक है कि हम जो है उसको प्रिंट के रूप में नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन हम उसका जो है ई एडिशन निकाल रहे हैं। ये सब फर्जीवाड़ा था। ये भी जांच में सामने आया है कि किस तरह से विज्ञापन लिए गए हैं फर्जी तौर पर, किस तरह से डोनेशन लिया गया है। तो ये परिवार कितने घोटाले कर सकता है। अभी एक सज्जन, मुझे अब इस समय नाम नहीं याद है, उन्होंने फेसबुक पर जो है कहा कि हम तो राहुल गांधी के साथ हैं, सोनिया गांधी के साथ हैं इस मुद्दे पर। तो उन्होंने खुद ही एक किस्सा बताया। उन्होंने बताया कि विजय लक्ष्मी पंडित किसी हिल स्टेशन पर, शायद मसूरी या कहाँ, चली गई, एक महंगे होटल में रुकी और पैसा नहीं था देने का, तो बिना पैसा दिए चली आई। तो नेहरू जी ने किश्तों में उसका पैसा दिया। अब आप पहले तो चरित्र देखिए कि जब आप महंगा होटल अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसमें रुके क्यों, और रुके तो बिना पैसा दिए क्यों भागे। और नेहरू जी इतने बड़े धन्ना सेठ थे कि उस होटल का बिल उनको चुकाने के लिए किश्तें बंधवानी पड़ी। जिस परिवार के बारे में कहा जाता है इतना त्यागी परिवार, इतना महान परिवार, ये आनंद भवन का जो किस्सा है, ये जो फर्जीवाड़ा, इसके बारे में भी कभी बात करेंगे विस्तार से। ये दरअसल है क्या मामला, जो बार बार कहा जाता है कि दान दे दिया और अपनी संपत्ति दे दी, ये सब जो बातें कही जाती हैं, इसकी भी बात करेंगे। अगर आपने एक किताब है कैथरीन फ्रैंक की, इंदिरा, उसको पढ़ें तो उससे पता चलेगा कि ये लोग कितने धन्ना सेठ थे, वास्तविकता क्या थी। उसमें इंदिरा गांधी कहती हैं कैथरीन फ्रैंक से कि जब जवाहरलाल नेहरू की मौत हो गई, उसके बाद उन्होंने कहा कि उनकी किताबों से जो रॉयल्टी आती थी अब इतनी नहीं है कि मेरा खर्च चल सके, तो मुझे कुछ काम करना पड़ेगा। आपको मालूम है उस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में बात की अपने किसी शिष्य से या साथी से कि इंदिरा गांधी को वहाँ पढ़ाने की, शिक्षक की नौकरी मिल जाए। उन्होंने कहा ठीक है, बायोडेटा भेजिए। बायोडेटा देखा तो उन्होंने कहा कि ना, इस शैक्षणिक योग्यता पर, इस एकेडमिक क्वालिफिकेशन पर नौकरी नहीं मिल सकती है। तो इंदिरा गांधी को नौकरी नहीं मिली। इस परिवार का कोई व्यापार नहीं है, इस परिवार के लोगों ने कभी कोई नौकरी नहीं की। जवाहरलाल नेहरू वकील थे, मोतीलाल नेहरू वकील थे, उसके बाद इस पीढ़ी में किसी ने कोई नौकरी नहीं की। इस परिवार में कोई, यानी संजय गांधी सहित जो है, केवल उनके बेटे को छोड़ दीजिए, वरुण गांधी को, जिसने LLB किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, परिवार का कोई सदस्य कभी ग्रेजुएशन भी नहीं कर पाया। 2014 का किस्सा आपको याद होगा, स्मृति ईरानी को HRD मिनिस्टर बनाया था। बड़ा हल्ला हुआ कि 12वीं पास को जो है शिक्षा मंत्री बना दिया देश का। इन लोगों को पता होना चाहिए कि इंदिरा गांधी 11वीं पास भी थी कि नहीं मालूम नहीं, देश की प्रधानमंत्री बनी, 11 साल प्रधानमंत्री रही कुल मिलाकर। राजीव गांधी 12वीं में पढ़ने गए थे, पास कर पाए कि नहीं मालूम नहीं, इंडियन एयरलाइंस में जो है पायलट बना दिए गए, वो देश के प्रधानमंत्री बने। सोनिया गांधी 10वीं पास भी शायद नहीं है, हालांकि उन्होंने लोकसभा की जो किताब है उसमें दावा किया था कि ऑक्सफोर्ड से पढ़ी है। सुब्रमण्यम स्वामी ने उसकी शिकायत कर दी और उन्होंने अपने जो है इलेक्शन एफिडेविट में भी कहा था। तो जब ये हुआ कि दिखाइए, सुब्रमण्यम स्वामी कहाँ मानने वाले, वो गए ऑक्सफोर्ड से चिट्ठी लेकर आ गए कि इस नाम की कोई महिला कभी हमारे यहाँ रजिस्टर नहीं हुई, यानी कभी स्टूडेंट नहीं रही। मामला लोकसभा की एथिक्स कमेटी को गया तो सोनिया गांधी की सदस्यता चली जाती।
तब उन्होंने कहा ये टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है। पूरा पैरा टाइपोग्राफिकल मिस्टेक कैसे हो सकता है? वास्तविकता ये पता चली कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है वो ऑक्सफोर्ड शहर में है। ऑक्सफोर्ड शहर में इंग्लिश स्पीकिंग के तमाम जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते थे, उनमें से किसी एक से सोनिया गांधी ने इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स किया था, तो वो ऑक्सफोर्ड एजुकेटेड हो गई। बाद में उनको जो है उसको सुधारना पड़ा। तो ये घोटाला जो है ये बताता है इस परिवार का चरित्र। ये तो गनीमत है कि इसका प्रमाण है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। कितने घोटाले हुए हैं, किस किस तरह के हुए हैं। ये जो 2004 से 2014 के बीच में घोटाले हुए, वो आपको क्या लगता है जो जिन लोगों का नाम आता है केवल वही उसके हिस्सेदार हैं? और कौन कौन है इसके बारे में तो मालूम नहीं है। जब तक कोई जांच नहीं होती, जांच आगे नहीं बढ़ती, तब तक पता नहीं चलेगा, इसलिए उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन इतना तो कह सकते हैं कि इन घोटालेबाजों का संरक्षण क्यों किया गया। अगर कोई भी ईमानदार आदमी, कोई भी ईमानदार नेता किसी बेईमान को क्यों बचाएगा जब तक उसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट ना हो? तो सवाल यह है कि गांधी परिवार के इन सदस्यों का वेस्टेड इंटरेस्ट क्या था। ये बात तो उनको कम से कम बताना चाहिए कि इन लोगों का बचाव क्यों किया और ये घोटाले क्यों होने दिए। इसका राज खुलने के बाद, सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद, संसद में हंगामा होने के बाद, सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद भी उनका बचाव क्यों होता रहा? इसका जवाब कांग्रेस पार्टी कभी नहीं देगी। केवल एक बात करेगी कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। और दावे देखिए, मतलब शेख चिल्ली भी जो है शर्मा जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि संकट में है, ट्रंप टैरिफ के कारण जो है देश की अर्थव्यवस्था संकट में है, इसलिए नरेंद्र मोदी ध्यान भटकाने के लिए राजनीतिक बदले की भावना से ये सब कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि स्पेशल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तीनों जगह मामला जा चुका है। क्या ये अदालतें भी पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से काम करती हैं? सुप्रीम कोर्ट जब गए गांधी परिवार के लोग कि इस केस को क्वैश कर दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों मना कर दिया? क्या पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए मना कर दिया? ईडी जो संपत्तियां अटैच कर रहा है उसको अटैच करने से अदालत ने क्यों नहीं रोका? अब तो ईडी ने चार्जशीट भी फाइल कर दी है। और आपको फिर याद दिला दूं कि इन दोनों से पूछताछ हुई थी, ईडी ने बुलाकर घंटों पूछताछ की थी। तो जिन लोगों ने राहुल गांधी से पूछताछ की थी, ईडी जो पूछताछ करती है, मैं इस बारे में पहले भी बता चुका हूं, आपको दोहरा देता हूं कि ईडी की पूछताछ जो है 3 तरीके से उसकी रिकॉर्डिंग होती है। एक वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, दूसरा ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है, और तीसरा आपको जो बोला है आपने लिख के देना होता है। राहुल गांधी लिख नहीं पा रहे थे, 4 लाइन लिखते थे, कागज़ फाड़ के फेंक देते थे, फिर 4 लाइन लिखते थे, फाड़ के फेंक देते थे। तो आखिर में जो है ईडी वालों ने कहा कि आपको जो है एक टाइपिस्ट दे देते हैं, कंप्यूटर है टाइपिस्ट, आप बोल दीजिए वो लिख देंगे। और उसके बाद राहुल गांधी को जब ईडी के लोगों ने बताया, और ईडी का जो कानून है उसके मुताबिक ईडी के सामने दिया गया बयान पुलिस के सामने दिए गए बयान की तरह नहीं होता है। पुलिस के सामने आप जो बयान देते हैं उसको अदालत में चैलेंज किया जा सकता है और अदालत उसको प्रमाण नहीं मानती। लेकिन ईडी के सामने दिया गया बयान आप अगर अपने खिलाफ दे रहे हो तो भी प्रमाण माना जाता है, अदालत उसको स्वीकार करती है एविडेंस के रूप में। तो राहुल गांधी का सवाल था कि क्या ये सब आप अदालत में पेश करेंगे? तो ईडी ने कहा हाँ, जितनी वीडियो रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है और जो लिखा हुआ है, ये सब जो है वो अदालत में हम पेश करेंगे, अदालत फैसला करेगी। तो राहुल गांधी बहुत चकित थे। उन्होंने कहा मैंने जो बोला सब अदालत सुनेगी। तो ईडी के ऑफिशियल्स ने कहा हाँ, यही तरीका है, सबके साथ यही होता है। तो उनको लगा कि पता नहीं क्या हो गया। हालांकि जितने दिन पूछताछ हुई, हर बार उससे पहले वकील उनको ब्रीफ करते थे। वैसे सभी लोगों को जो है, जो वकील अफोर्ड कर सकते हैं करते हैं, लेकिन उनको वकीलों की पूरी एक टीम जो है ब्रीफ करती थी कि उनको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। अब राहुल गांधी ने उसमें क्या क्या बोला है ये तो जब मुकदमा चलेगा तब सामने आएगा। और उन्होंने जो बोला है उसको उन्हीं के खिलाफ प्रमाण के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये मुकदमा इतनी आसानी से कमज़ोर पड़ने वाला या ख़त्म होने वाला नहीं है।
और जो कानून के जानकार हैं उनका मानना है कि ये ओपन एंड शट केस है, इसमें सज़ा होना तय है। 7 साल की सज़ा का मतलब है सोनिया गांधी और राहुल गांधी की सदस्यता जाएगी राज्यसभा और लोकसभा की, चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किए जाएंगे, वो लालू प्रसाद यादव की कैटेगरी में पहुंच जाएंगे। लेकिन इस सब में अभी समय है। लेकिन इतना तो तय है कि गांधी परिवार के चक्की पीसिंग का समय आने वाला है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।